हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जितना भी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है मैथ का डिस्कशन कर रहे हैं। ये 10वां पार्ट है। इसके पहले हम 9 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जरूर से जाकर देख ले। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट का भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज की क्लास हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। और यार एक और चीज़ बता देना चाहते हैं, और ये कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, किस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, जो टीचर भर्ती एग्ज़ाम हो रहा है वर्ग 1 to 5 के लिए सारे मैथ जितना भी पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए तो जनरल स्टडी का पेपर होता है 40 नंबर का, उसमें जो मैथ पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद से, लीनियर इक्वेशन से। ठीक, तो अगर रैखिक बहुपद का हम लोग बात करते हैं तो दो रैखिक बहुपद दिया हुआ है और इसका हल जो है पूछा है कि इसका हल करने पर x और y का मान क्या आएगा। इसका दो तरीका है, या तो मान रख के चेक कर ले या इसको सॉल्व करें। जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक, अगर मान रख के चेक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्या करना है, पहला ऑप्शन रखेंगे तो इसमें 12 और इसमें 18 रखाएगा। तो ये कितना हो, 12 दूना का 24, 18 दिया 54। तो 24 में अगर यहाँ 24 में 54 जोड़ते हैं तो कभी भी 77 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो पहला ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका अगर हम देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 11 दूना के 22, 19 तिया 57, 11 दूना के 22, 19 तिया 57। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, इसमें 11 दूना के 22 हो जाएगा, 19 तिया 57 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर 77 ये भी नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ये ऑप्शन लेते हैं तो 13 दूना के 26 हो जाएगा और 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 तिया 51। अब इसको जोड़ते हैं तो ये 77 आ जा रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही होने का चांसेज है। लेकिन इनमें से भी कोई नहीं है ऑप्शन, इसीलिए इसमें भी रख के इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा और प्लस यहाँ 17 दूना के 34 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ते हैं हम तो कितना आ जाएगा, 9 और 3, 13 के दिन हाथ में एक बचेगा, 3 3 6 एक साथ 73 आ रहा है। तो इसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करके टाइम बर्बाद क्यों करें अगर डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन यहाँ पर देख ही रहा है कि इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब ऑब्वियस है जो मान दिख रहा है, देख सकते हैं कि 467 और 359, ये ऊपर में भी यही चीज़ रिपीटेशन कर रहा है। ऊपर में एक फार्मूला का यूज करेंगे तो ये नीचे वाला के बराबर आ जाएगा। पर फार्मूला कौन से यूज, या फार्मूला यूज करे या इसको a + b के द होल स्क्वायर पर तोड़ दे, दोनों से बात सेम ही होगा। तो फार्मूला अगर यूज नहीं भी करना चाहते हैं तो एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको तोड़ देते हैं। पहले तो ये ब्रैकेट हटाते हैं, तो ये ब्रैकेट हटा दिए। चलिए तो यहाँ पर a का जगह यहाँ पर 467 है, b की जगह 359 है। तो a का स्क्वायर, a + b के द होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 359 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a, तो 467 गुने 359 हो गया। फिर आगे जो दिया है उसको लिख लेते हैं -2 गुने, ये सेम चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सेम चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कंप्लीट हो गया। और डिवाइडेड बाय में जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय में क्या दिया है, तो 467 के स्क्वायर प्लस 359 के स्क्वायर। ऊपर में देख सकते हैं ये वाला पद प्लस में, ये वाला माइनस में, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऊपर में सिर्फ बचा कितना, तो 2 गुने 467 के स्क्वायर प्लस 359 के स्क्वायर। और नीचे में भी सेम वही नंबर यहाँ पे आ रहा है। अभी सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, देखते ही पता चल जाएगा कि ये इससे कट जाएगा
और ऑप्शन में यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर क्या करना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देना था। ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। और फार्मूला का बात करेंगे तो ये भी फार्मूला याद रख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ये भी यूज कर सकते हैं। दूसरा ये फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ये माइनस वाला सभी को याद रहता ही है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये ऊपर वाला फार्मूला पे पैटर्न पे चला जाता और डायरेक्ट हम लोग पता चल रहा है कि ये फार्मूला पे आता तो नीचे वाला से कट के 2 बच जाता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। x के पावर 4 y के पावर 4 बराबर 17 दिया हुआ है। अभी हम थोड़ा देर पहले ही बता रहे थे कि ये फार्मूला याद रखा जाए, इसका यूज होगा ही। अब यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ए बी ही लिख देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला भी हम लिखे थे ए प्लस बी के द होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। यही फार्मूला यूज करेंगे। तो जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x के पावर 4 y के पावर 4 बराबर 17। इसको स्क्वायर के रूप में पहले चेंज कर ले तब फार्मूला यूज करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं x का द स्क्वायर का द होल स्क्वायर y स्क्वायर का द होल स्क्वायर, पावर गुना हो गया फिर उतना ही आ जाएगा बराबर 17। अब मान लेते हैं कि ये पूरा a की जगह है और ये b की जगह, a की जगह एक्स स्क्वायर, b की जगह है वाई स्क्वायर। तो फार्मूला जब यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का द होल स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह वाई स्क्वायर का द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह एक्स स्क्वायर है, वी की जगह वाई स्क्वायर है, बराबर में क्या है 17 है। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे ए प्लस बी के द होल स्क्वायर, ए प्लस बी के नहीं तोड़ेंगे फिर वही आ जाएगा। इसको अंदर वाला के लिए फिर से यही फार्मूला यूज करेंगे, फिर से यही फार्मूला यूज करेंगे इसके अंदर वाला के लिए। अब ए की जगह एक्स होगा, बी की जगह वाई होगा। तो तब इसके लिए हम इसके अंदर यहाँ पर 12 ब्रैकेट लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज होगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के द होल स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। इसका टोटल का क्या है, द होल स्क्वायर है, द होल स्क्वायर लिख दिए, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 17। यहाँ पर देख सकते हैं ए प्लस बी का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। तो इसके जगह पर 1 रख देंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है। तो 1 माइनस एक्स वाई के द होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 17। अब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो इसको अब a मान लेते हैं और ये पूरा को b मान लेते हैं और a माइनस बी के द होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कर देते हैं। कौन सा, a माइनस बी के द होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। सभी को पता है इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला यूज करेंगे जहाँ पे a की जगह है 1 और b की जगह ये पूरा हो गया 2xy। ठीक, ये फार्मूला जब यूज करेंगे यहाँ से ये क्या निकल के आएगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 2xy के द होल स्क्वायर मतलब 2 दूना के 2xy। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं, 2xy का द होल स्क्वायर इसका होगा माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए की जगह है b, ए की जगह है 1 और b की जगह है 2xy, तो 2ab हो गया। अब माइनस ये वाला पद को लिख देते हैं माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 17। अब यहाँ से ये बन जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, सबको अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 दूना का 4xy आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 17। अब ये दोनों पद समान हैं, जब चर पद सेम होता है, सेम घात होता है तो उसको एक साथ जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो 1 प्लस 2, 4 को एक्स स्क्वायर में से यहाँ पर 2 घटेगा तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस में 4xy बराबर 17। सबसे पहले ये जो 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, जब वो उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। जब ये 17 में से 1 इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा 16। अब यहाँ से क्या करें, 2 कॉमन कर ले, जब 2 कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy बचेगा, 2 कॉमन कर लिए। और इसी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो इसका मान हमको निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से 16 को जब 2 से भाग करेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे 8, लेकिन एक स्टेप लिख दिए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का जो
मान निकल के आ रहा है, कितना निकल के 8 निकल के आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ही द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे स्टेप को रिड्यूस करके आप लिख सकते, इतना सारा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर समझाना था इसलिए इतना सारे हम स्टेप यहाँ पे लिखे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में जो ये अमाउंट है प्रिंसिपल है 8% के अगर दर लगा दिया जाए तो कितने वर्षों में ये दुगना हो जाएगा बताना है। कल एक अमाउंट निकालने का तरीका बताए थे साधारण ब्याज के लिए कि ए बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R इंटू टी होता है, R इंटू टी होता है, R दर होता है, T समय होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है बोला जा रहा है दुगना हो जाना, मतलब पहले शुरुआत में कितना होता है P होता है, तो ये दुगना हो जाएगा 2P हो जाएगा बराबर P और 1 प्लस यहाँ पे R का मान दिया हुआ है कितना है 8 है, प्रतिशत में दिया हुआ है तो 8 बटे कितना 100 होगा, तो 8 बटे ये 100 लिखाएगा और T का मान हमको निकालना है। अब यहाँ से P से P कट जाएगा, सिंपल यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 बटे 100 इंटू टी हो गया। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो भाग में उधर जाएगा तो गुना में, और नीचे जो गुना में वो भाग में, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये कटेगा क्या, वैसे कि ये नहीं कटेगा। अब यहाँ पे काटने की कोशिश करेंगे तो ये 4 से कटेगा, 2 मरतबे ये 25, तो ये वर्ष का बात करेंगे तो 25 को 2 से भाग करेंगे तो ये 12.5 वर्ष आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ दिक्कत नहीं था। साधारण ब्याज के लिए ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, आप याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखें कि ये जो दर है वो प्रतिशत में ही लिखना है, बिना प्रतिशत का नहीं लिखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर ब्याज निकालना था तो ब्याज का फार्मूला होता है PRT। ब्याज का फार्मूला क्या होता है PRT होता है, और अमाउंट निकालना है कितना अमाउंट हो जाएगा तो उसका फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस RT होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका मान पूछा हुआ है कि कितना होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो सबसे पहले ध्यान रखना है पावर जो दिया हुआ है, नीचे में जो पावर दिया है इसको भी पावर के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे अंदर वाला को। सबसे पहले दशमलव दिया हुआ है, दशमलव को हटाने की कोशिश करेंगे। दशमलव हटाने का तरीका सभी को पता होना चाहिए। दशमलव कैसे हटता है, दशमलव हटाने का तरीका है ऊपर जो संख्या उसको लिख देते हैं, जहाँ पे दशमलव रहता है उसके जगह पर 1 लिखते हैं और उसके बाद गिन लेते हैं दशमलव के बाद कितना अंक है। तो दशमलव के बाद 5 अंक है तो इस पर कितना जीरो बैठेगा, 5 को जीरो बैठेगा, इसका पावर कितना -2 बटे 5 हो गया। अब ये 3125 कितने के पावर का मान 3125 है। देखिए 5 के पावर का मान अगर 5 रहता है तो ये 3125 आता है। आइए 1 पर कितना जीरो है, 1 पर 5 जीरो है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर 5। 1 पर कितना जीरो है 5 जीरो है तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 5 लिख सकते हैं। इस टोटल के पावर कितना है -2 बटे 5 है। अब ये पावर दोनों का सेम है तो ये एक जगह करके लिख सकते हैं पावर, ये दोनों का पावर जब सेम है तो 5 बटे 10 का पावर कितना लिखाएगा 5 लिखाएगा, इसमें पावर कितना है -2 बटे। पावर क्या होता है आपस में गुना होता है, जब गुना होगा तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 5 बटे 10 के पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 से ये 2 मरतबे काट भी सकते हैं तो 1/2 के पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब एक और गुणधर्म हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या a बटे b है और इसका पावर -n है तो इसको लिख सकते हैं b बटे a के पावर n, मतलब निगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव पावर में चेंज करने के लिए ये जो भिन्न होता है वो पलट जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2/1 और नीचे का 1 का कोई मतलब नहीं होता था, पावर प्लस में हो जाएगा और 2 के पावर 2 का मान कितना होता है 4 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब भी x वेरिएबल जब भी अगर पावर में दिखे, यहाँ पर वेरिएबल जो चर है वो पावर में दिख रहा है
तो जब भी पावर में दिखे तो हमेशा दोनों तरफ का बेस समान करना रहता है। अब पावर को इक्वेट कर देते हैं, जिससे x का मान निकल जाता है। हमेशा क्या करना रहता है, इस बात को ध्यान में रखें, हमेशा ये काम करना होगा कि दोनों तरफ का बेस समान। बेस किसको बोलते हैं, या इसको आधार भी बोलते हैं। जैसे x के पावर a मान लेते हैं, तो जो ये x है इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, जो एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये बेस होता है, ये आधार होता है, ये घात होता है, जिसको पावर हम लोग कहते हैं। तो इधर क्या है, बेस 1/5 है, इधर भी 1/5 क्या करेंगे, बनाएंगे। अगर नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, इसके नियम से भी निकाल सकते हैं। 0.25 का मान पूछा हुआ है, 0.25 का मान पूछा हुआ है। तो अगर ये 0.25 में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो भी सही है, नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग को यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो 1/5 के पावर 3x है। ये पहले दशमलव यहाँ से हटाते, दशमलव हटाने का तरीका बता दिए कि 8 लिख लेते हैं, दशमलव की जगह 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितना भी अंक रहेगा उतना 0 इस पर बैठा देंगे। तो दशमलव के बाद इसमें कितना अंक है, 3 अंक है, तो इसके ऊपर कितना 0 बैठेगा, 3 गो 0 बैठ जाएगा। ठीक, इसको बहुत आसान तरीका से भी लिख सकते हैं या काट भी सकते हैं। 8 से ये कटेगा, 8 एकम 1 को कितना मरते तो 2 बचेगा, तो 8 दूना का 16, 4 बचेगा, 8 से 40। तो ये कितना आ गया, बहुत सिंपल मान आ गया, और ये निकल के आया 1/125। हमको 125 पता है हमको कि 5 के पावर 3 का मान कितना होता है, 125 होता है। 5 के पावर 3 का मान 125 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/5 के पावर कितना, 3। इसलिए कि 1 का पावर 3 रहेगा, 3 एक ही रह जाएगा, और 5 के पावर 3 आएगा तो 125 आ जाएगा, सेम चीज़। अब देखो दोनों का बेस यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का जो बेस था, आधार था, समान हो गया, तब पावर को बराबर कर सकते। जब आधार समान हो जाता है तब पावर को बराबर कर सकते। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो x का मान कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। सिंपल पूछा है, इसका पावर अगर x की जगह 1 अब रख देते हैं, तो 0.25 के पावर 1 रखते हैं, तो ये इतना ही रह जाएगा, 0.25। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह बहुत सिंपल चीज़ है, बस बेस बराबर बना लेना है ऐसा क्वेश्चन में। बेस बराबर बना के पावर को बराबर कर देना है दोनों तरफ का। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सही क्रम इसमें दिया हुआ है। देखिए, ज़्यादातर ट्राई करना है, सबसे पहला ट्राई करना है कि तीनों का, अगर 4 को दिया तो चारों का एलसीएम निकाल ले। अगर एलसीएम आसान हो तब जाके, नहीं तो ऐसे डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो नहीं निकालना है। अगर छोटा छोटा संख्या रहेगा तो भाग करके, दशमलव में भाग करके निकाल के चेक कर लेना है कौन सा ऑर्डर सही हो रहा है, कौन अधिक मान है, किसका मान कम है, क्या करना है, भाग करके। लेकिन अगर एलसीएम आसान है तो एलसीएम निकाल के करेंगे तो बहुत फास्ट तरीका से वो काम करेगा। अब देखो 36, 18 और 60 का एलसीएम, 36, 18, 60 और 45 का एलसीएम। कोई सोचेगा कि इसका एलसीएम निकालने में ही टाइम लगेगा। एलसीएम निकालने का भी तरीका होता है। एलसीएम निकालने का बहुत बड़ा तरीका बता दिए है कि जो इसमें से सबसे बड़ा संख्या रहता है उसका मल्टीपल लिखते जाओ। एलसीएम के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इसका मल्टीपल 60 होगा, 120 होगा, 180 होगा। ये कब तक लिखना है, जब तक ऐसा कोई संख्या ना मिल जाए जिससे सब के सब भाग लग जाए। देखिए 60 को ये भाग लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा, तो इसलिए 60 नहीं होगा। 120 से तो 120 को ये भाग लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। लेकिन 180 लेते हैं तो 180 से ये भी भाग लग जाएगा, ये भी भाग लग जाएगा, ये भी भाग लग जाएगा, ये भी भाग लग जाएगा। इसलिए ये चारों का जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एलसीएम अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब एलसीएम जब पता चल गया 180 हो गया, तो सबके नीचे, सबके डिनोमिनेटर में, हर में 180 बना लेंगे। चलिए, तो पहला वाला को 180 बनाने के लिए देखिए यहाँ पे 36 में क्या चीज़ से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 5 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो जब नीचे में जितना से गुना करेंगे उतना ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। तो 5 में ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, मतलब 31 में भी 5 से गुना करना पड़ेगा, और 36 में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे 180 बनाने के लिए इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी। ये हम ऐसा समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते गुना करके। 160 को 180 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से गुना होगा और इसमें भी 3 से गुना होगा। फिर 45 को तो इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 4 से गुना होगा, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देना है।
अब बहुत आसानी से पता चल जाएगा, गुना होगा तो 5 5 15 155 और यहाँ पर 180 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 170 होगा बटे 180 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 9 27 के साथ हाथ में 2 5 15 2 17 तो 177 हो गया बटे 180 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 4 3 12 1 4 16 117 बटे 180 हो जाएगा। अब देख सकते हैं नीचे में जब समान हो गया तो ऊपर में देख सकते कौन सबसे बड़ा है, ये वाला सबसे बड़ा है। मतलब क्या है कि सबसे बड़ा इसमें 59/60 है, तीसरा वाला हो रहा है ना, तो 59/60 सबसे बड़ा है। तो ये दो ऑप्शन में ये सबसे बड़ा दिया हुआ है। उसके बाद सेकेंड वन तो देखो 172 यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद 172 वाला मतलब लास्ट वाला, मतलब 43/55, 43/55 इसमें भी है इसमें भी है, तभी तक ये सही चल रहा है। उसके बाद ये दोनों में से कौन आएगा, 170 वाला सेकेंड वाला, तो 117 वाला आएगा। 117 वाला इसमें दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आया कि क्या करना है। सबसे पहला काम वही करना है कि एलसीएम अगर पॉसिबल हो, साधारण क्वेश्चन है एलसीएम निकल सकता है, तो एलसीएम निकाल के सबका हर क्या कर लेना है, समान कर लेना है, सबका हर समान कर लेना है। नहीं तो अगर एलसीएम निकालने में दिक्कत होगा तो उस केस में क्या करना है, दशमलव के 1 से 2 अंक तक निकाल के चेक कर लेना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 14-25, इनके बीच का अंतर इतना है। देखिए अंतर जब दिया हुआ है तो अनुपात का अंतर निकालें। 25 और 14 का अंतर जो है 11, मतलब 11 का मान, अनुपात में 11 का मान कितना दिया है, ऐसे बहुत आसानी से निकलता है। 11 का मान 264 दिया हुआ है, तो हमको कितना का मान निकालना है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए ये दोनों संख्या में ऑब्वियस एक अनुपात दिया था, पता चल रहा है कि ये छोटा है, तो 14 का मान निकालना है। तो 11 का मान जितना दिया है 14 का निकालना है, तो चूंकि इसलिए लगा सकते हैं, इसलिए 14 का मान, तो कैसे निकलेगा, जो इधर आता है वो क्या आता है, भाग में आता है, 14 का निकालना है तो गुने में 14 हो जाएगा। 11 से 1 कट जाना चाहिए, 11 दूना के 22, 4 बचेगा, 24 बार में 24 में 14 से गुना कर देते हैं, तो 14 चौका 56 के 6 हाथ में 5 बचेगा, 14 दूना के 28, 28 और 5 33 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, 336 हो गया। बहुत कम स्टेप लिख के आंसर को निकाला जा सकता है। बस आप कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या किए, जो एग्जैक्ट मान दिया है ना उसमें अनुपात का मान बोला है कि अंतर, तो यहाँ पे दोनों का अंतर निकाल लिया तो अंतर 11 है, मतलब 11 का मान अनुपात में 11 का मान 264 के बराबर है। तो बोला है दोनों में से जो छोटी संख्या है, तो अनुपात में 14 का मान यही छोटा है ना, तो 14 का मान निकालना है, तो 11 पर इतना है तो 1 पर क्या होगा, इतना बटे 11 हो जाएगा, और 14 पर निकालना है तो चूँकि इसलिए आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो उसको आसानी से ये निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो व्यक्ति का बात हो रहा है, सुब्रमण्यम और नायडू के राहत कोष में कुल पैसों का दान किए गए। नायडू द्वारा जो पैसा दिया गया बताया जा रहा है कि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई पैसा से 125 अधिक है। नायडू को अगर n मान लेते हैं तो सुब्रमण्यम को s मान लेते हैं, तो s में s जितना दिया है उससे 125 अधिक दिया, तो इसमें 125 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो नायडू का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का धन राशियों का योग जो है, कुल धन राशि कितना दिया है, 900, मतलब नायडू और सुब्रमण्यम का जो पैसा मिला कर दिया है कितना दिया है, 975 रुपये दिया है। तो बोला है कि सुब्रमण्यम का दान की गई पैसा निकालना है। सुब्रमण्यम द्वारा जो पैसा दान किया गया है उसका मान ज्ञात करना है, मतलब हमको एस का मान निकालना है। तो देखिए एन का मान इस समीकरण में पता है, तो एन का मान यहाँ पे रख देंगे, तो एस प्लस 125 एन की जगह रखा जाएगा, प्लस में एस हो गया 975, एस से जुड़ के 2s हो जाएगा, और ये 125 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तब इसको घटा लिया जाए, तो घटाएंगे तो 0, 5 और क्या हो जाएगा 8, तो ये 850 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको एस का मान निकालना है, तो 2 इधर क्या था, गुना में था, इधर जाएगा तो भाग में, ये 2 से कटेगा 4, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, तो कितना रुपए दान किया गया सुब्रमण्यम के द्वारा, 425 रुपये का दान किया गया।
तो इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई खास दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था। इसको बोल सकते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन था, मतलब इसमें समीकरण बनाना था, बनाकर आंसर निकालना था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि एक बेलन है और एक शंकु है। सभी को पता है कि बेलन और शंकु का आकृति कैसा होता है। ये जो आकृति होता है ये बेलनाकार आकृति होता है। शंकु कैसा होता है, शंकु का आकृति इस प्रकार का होता है। इसको उल्टा करके बनाइए, नीचा करके बनाइए, जैसे माने। इसका यही नीचे वाला को आधार कहते हैं, इसको ये आधार कहते हैं। इसका एक त्रिज्या होता है, इसका भी त्रिज्या होता है, इसका भी क्या होता है, त्रिज्या होता है। इसका भी ये ऊंचाई होता है, ये इसका ऊंचाई होता है, सब पता होना चाहिए। देखिए दोनों का अनुपात किसका, आयतन का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है, बेलन के आयतन और शंकु का अनुपात। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए V1 और V2 मान लेते हैं। इसको पता होना चाहिए कि पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। अब देखो इसका भी त्रिज्या और ऊंचाई यूज करना, तो इसको R1 H1 मान लेते हैं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3। शंकु का नीचे लिखेंगे इसलिए बाद में बोला है पाई R2 किसको मान लेते हैं, R2 का स्क्वायर H2 के स्क्वायर, इसको H2 मान लेते हैं। तो ये अनुपात हो गया। पाई से पाई कट जाएगा और 3 इधर पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 3 का हाफ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये R1/R2 का अनुपात के स्क्वायर हो जाएगा। R1/R2 के अनुपात के स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा H1/H2। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, गलती लिखा है, H1/H2। 3 इंटू R1/R2 का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात 3/4, तो 3/4 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई का अनुपात भी दिया हुआ है, कितना है, 2/3 है। यहाँ से 3 गुने ये हो जाएगा 3 3 के 9, 4 4 16 इंटू 2/3। 3 से ये 3 कट जाएगा और 2 से ये 16 8 मरते हुए कट जाएगा, तो 9:8 आ जाएगा इसका आंसर। आप देख सकते हैं कंफ्यूज हो सकता है कि आप ऑप्शन डी टिक कर दे। सोचेंगे कि 9:8 आ रहा है, मतलब 8:9 होना चाहिए, शायद हम गलत ले लिए है, रेशियो उल्टा ले लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको ये रेशियो आया और इनमें से है कि इनमें से कोई नहीं, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा मिस्टेक नहीं करना है अपने मन में सोच के, ठीक। आप अगर सही निकाले हैं, पहले बेलन का बोला है तो बेलन का ही ऊपर रहेगा, बाद में यहाँ पे शंकु का बोला है तो शंकु का नीचे रहेगा। ये सब भी ध्यान में रखना जरूरी है, कौन पहले बोला गया है, कौन बाद में बोला गया है, तो उससे भी मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाता है एग्जाम में। एग्जामिनर चाहता है कि आप इस प्रकार का क्वेश्चन में आप गलती ये कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज के साथ साथ, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। समकोण के साथ साथ समद्विबाहु भी है। तो समकोण मतलब क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्ण के नाम से जानते हैं। अब इसमें समद्विबाहु बोला है, मतलब इसका 2 भुजा बराबर होगा, तो कर्ण तो किसी के बराबर नहीं हो सकता है, तो यही दोनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। समकोण भी है और साथ साथ समद्विबाहु भी है। इसमें से ये भुजा दिया हुआ है, तो अगर ये 4√2 है तो ये भी कितना होगा, दोनों समान है तो 4√2 है। हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि कर्ण का मान अगर निकालना रहता है, 2 चीज़ें पता है, क्या क्या, लंब और आधार। तो लंब का रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आधार इसको लंब बोल सकते हैं, तो 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार भी 4√2 ही है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 चौका 16, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2 से 16 में गुना होगा तो 32 हो जाएगा। ये भी सेम ही चीज़ है, तो यहाँ पर भी 32 आ जाएगा। जोड़ के ये कितना हो जाएगा, 64। 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है। इसका कर्ण जो निकल के आएगा कितना आएगा, 8 आएगा। 8 ऑप्शन में है नहीं। ये भी ऑप्शन नहीं मैच करे तो एक बार जरूर से दोबारा से चेक कर लिया कीजिए। ये 4 चौका 16 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, तो 16 दूना के 32, ठीक है, ये भी 32 ही आएगा। तो ये 8 ही आंसर आएगा, 8 ऑप्शन में नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
कोई खास दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था। इस पर क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछ रहा है टीचर एग्जाम में। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षित द्वारा 10,000 रुपये की राशि है, ठीक है, और 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए उधार लेता है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना पड़ रहा है इसको? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ रहा है। तो ये 2 वर्षों में कितना रुपए का चक्रवृद्धि, पहले पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना पड़ेगा और फिर कुल राशि भी ज्ञात करना है, कुल राशि कितना उसको देना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा वो बताना है और कुल राशि। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देते हैं। देखिए, अगर साधारण ब्याज रहता है तो 2 वर्षों के लिए बोला था 10 गुना के 20% हो जाता दर 2 वर्षों के लिए। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो सक्सेसिव केस के कारण इसका हम लोग 2 वर्षों के लिए एक फार्मूला यूज करना पड़ता है, A+B+A×B/100 यूज करना पड़ता है। तो ये दर निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दर अगर निकाल के आते हैं तो A का मान भी 10 होगा, इसलिए 10 से दूसरा साल भी 10% रहेगा। B का भी मान 10 होगा और यहाँ पर 10 × 10 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये कट जाएगा 10 10 20 और वहाँ पे एक बचे तो 21। तो दर जो निकल के आ गया 2 वर्षों के लिए कितना? 21% आ गया। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितना का? 10,000 का। 10,000 का कितने दर? 21% दर है 2 वर्षों के लिए। तो 21 बटे क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ये 2100 रुपये निकल के आ गया। तो हम लोग को जो एसआई का मान है 2100 रुपये निकल के आया। अब ये इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन इसको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? तो अमाउंट जो पे करना पड़ेगा, जो शुरू का पैसा है 10,000 में 2100 रुपये क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना निकल के आएगा? 2 जीरो फिर 1 2 1, मतलब 12,100 रुपये इसको अमाउंट पे करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर मिस्टेक करने के चांसेस बहुत बढ़ता है। पहले पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ऑप्शन में पहले चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए जो कि 2100 रुपये है, जो कि कोई भी ऑप्शन में 2100 रुपये पहला नहीं है। दूसरा राशि पूछा है तो दूसरा राशि 12,100 दूसरा में होना चाहिए, लेकिन इसका ये उल्टा दिया हुआ है। तो ये उल्टा वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। जिस हिसाब से पूछा उसी हिसाब से आंसर करना है। तो ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है वही सीक्वेंस को फॉलो करना है। जो क्वेश्चन में सीक्वेंस जैसे पूछा है वैसे ही ऑप्शन में होना चाहिए, नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाता है। चलिए, तो आज का सेशन में यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको किसी प्रकार का डाउट है तो पहले हम बोले कोई किसी प्रकार क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज का सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।